अरे मम्मी, क्या ही बताऊं। मेरी सास तो गांव में ही अच्छी थी। मैंने तो बच्चे को संभालने के लिए इनको अपने घर पर बुलाया था, पर पता नहीं कैसे मेरी रसोई का सामान कम होता जा रहा है। पुष्पा फोन पर अपनी माँ ललिता जी से कहती है। ललिता जी बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम 2 जन रहते थे, अब 3 हो गए हो। पर एक आदमी के बढ़ जाने से रसोई का सामान तो खत्म नहीं होना चाहिए। और बेचारा मेरा नाती बबलू, वो तो दूध पर ही रहता है, फिर रसोई का सामान कैसे कम हो रहा है? पुष्पा बोली, वही तो बात है। रुको जरा, मैं देख कर आती हूँ, कहीं कान लगाए सुन तो नहीं रही है मेरी सास। इतना कहकर पुष्पा अपने कमरे का दरवाजा बंद कराई और बोली, मुझे तो शक है मम्मी, कहीं मेरी सास मेरे घर का सामान अपने छोटे बेटे बहू के घर तो नहीं पहुंचा देती है। ललिता जी बोली, हे भगवान, क्या वो ऐसा भी कर सकती हैं? पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि तेरा देवर तो अच्छा खासा कमाता है। पुष्पा बोली, आप नहीं जानती हो, उनको अपने छोटे बेटे बहू से कुछ ज्यादा ही लगाव है। ललिता जी बोली, देख पुष्पा, मैं तो यही कहूंगी, बिना सच्चाई जाने किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो तेरी सास है। अगर दामाद बाबू को पता चला कि तू बेवजह उन पर आरोप लगा रही है, तो वो बहुत नाराज होंगे। चल, अब मैं फोन रखती हूँ, तेरा भतीजा रो रहा है। इतना कहकर ललिता जी ने फोन रख दिया। पुष्पा ने अपने कमरे का दरवाजा तो बंद कर लिया था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि बगल वाले कमरे में उसकी सास आभा जी रह रही थी। सर्दी का मौसम था, धूप आने के लिए सभी कमरों की खिड़की खुली थी। तो पुष्पा की कही हुई एक एक बात आभा जी के कानों तक गई, और ये सब सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। अगले दिन आभा जी अखबार पढ़ रही थी। पुष्पा आई और बोली, मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं, बहुत सर्दी है, चलिए ना, रसोई में मेरी मदद करवा दीजिए। आभा जी बोली, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। पुष्पा बोली, अच्छा ठीक है, कम से कम बबलू को ही रख लीजिए, अब मैं अकेली खाना भी बनाऊं और इसे भी संभालूं। आभा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पुष्पा बोली, मम्मी जी, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आज आपको हुआ क्या है, जवाब तो दे दीजिए। आज खाना बनाना भी है या सबको भूखे ही रहना है? आभा जी चुप रही। तो पुष्पा तमतमाती हुई बबलू को कमरे में ले गई और अपने पति संदीप के पास बच्चे को बिठाते हुए बोली, संभालिए इसे ताकि मैं खाना बना सकूं। यहाँ किसी का उपवास नहीं है, जो सब अपने में लगे हैं। संदीप बोला, अरे मैं काम कर रहा हूँ, और आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? माँ कहाँ गई जो तुम इसे मेरे पास लेकर आ गई? अच्छा भला तो ये माँ के पास रहता है। पुष्पा बोली, हैं तो इसी घर में, पर पता नहीं क्या हुआ है उनको, जो सुबह से मुंह फुलाकर बैठी है, ना तो रसोई में मेरी मदद करवा रही है और ना ही इसको रख रही है। इतना कहकर पुष्पा बबलू को संदीप के पास छोड़कर रसोई में चली गई। कुछ देर बाद संदीप बबलू को लेकर आभा जी के कमरे में गया, तो वो कोई किताब पढ़ रही थी। संदीप बोला, क्या बात है माँ, आज आप पोते के साथ खेल नहीं रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? आभा जी ने एक बार को उसकी तरफ देखा और दोबारा किताब पढ़ने लगी। संदीप ने दोबारा पूछा, माँ आप क्या नाराज हो? आभा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो संदीप कमरे से बाहर आ गया। फिर वो रसोई में जाकर बोला, कोई बात हुई थी क्या कल या आज? कहीं तुमने माँ से कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज हो गई हो? पुष्पा बोली, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो, और अंतर्यामी मैं हूं नहीं जो उनके मन की बात जान जाऊं। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना सबको भूखे रहना पड़ेगा। संदीप बच्चे को लेकर पार्क में जाने लगा। तो पीछे से पुष्पा बोली, सुनो, आते समय गरम मसाला, चीनी और चाय पत्ती लेते आना, क्योंकि ये तीनों खत्म हो गए हैं। संदीप बोला, अरे मसाला सब्जी में डालती हो या मसाले की ही सब्जी बनाती हो? मैं चाय पीता नहीं और माँ को शुगर है, फिर चीनी चाय पत्ती इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? अभी 15 दिन पहले ही तो तुमने सब मंगवाया था, बजट का कुछ ख्याल करो। पुष्पा बोली, मैं अकेली खाती हूँ क्या सब्जी? पता नहीं रसोई में सामान कहाँ गायब होने लगा है। संदीप बोला, क्या मतलब गायब होने लगा है? तुम्हारे रिश्तेदार सहेलियां ही तो आती हैं और तुम बना बना कर खिलाती हो, तो खत्म नहीं होगा। जबकि वो लोग मुझे तो छोड़ो, तुम्हें भी कभी अपने घर नहीं बुलाती। पुष्पा बोली, वो तो मैं पहले भी खिलाती थी, तब तो खत्म नहीं होता था, और मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो,
जब से आई है तब से मेरी रसोई में से सामान गायब होने लगा है। जरूर दे आती होंगी तुम्हारे छोटे भाई को, जैसे उनका भी ठेका हमने ही ले रखा है। संदीप बोला, फालतू की बात मत करो। पहले तुम्हारे रिश्तेदार हमारे घर कम आते थे, पर बबलू को संभालने के लिए जब से माँ आई है तब से तुम हर दूसरे दिन किसी ना किसी को बुला लेती हो, क्योंकि तब तुम्हें बच्चे को संभालना जो नहीं पड़ता है। वैसे माँ तो तुम्हारे देवर सोनू के घर पर भी रहने को तैयार थी, पर तुमने ही उन्हें यहाँ बुलाया, ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे। बड़े बेटे बहू के होते हुए वो छोटे के पास रहने जा रही है, तो अब क्या हुआ? पुष्पा बोली, मुझे तो लगता था कि बच्चे को संभालने के लिए कोई हो जाएगा। संदीप बोला, अच्छा तो अपने मतलब के लिए बुलाया था। इतना कहकर वो चला गया। शाम को रसोई में से पुष्पा के बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। आभा जी बोली, मैं क्या समझती नहीं कि ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि मैं उसकी मदद कर दूं, पर अब कुछ भी हो जाए मैं ना तो उसकी मदद करूंगी और ना ही उसकी रसोई में जाऊंगी। दरअसल पुष्पा की आदत थी सबको ये कहने की कि मम्मी जी उसकी कोई मदद नहीं करती, बल्कि वो तो चोरी चुपके उसके घर का सामान सोनू और देवरानी रानी के घर दे आती है। सेवा हम करते हैं और वो घर देवर देवरानी का भरती है। सोनू और रानी भी वहीं पास में ही रहते थे, पर वो लोग पुष्पा की आदत के कारण बेवजह बदनाम हो रहे थे और उसके व्यवहार के कारण संदीप से मिलने भी नहीं आते थे। हाँ, पुष्पा के मायके से उसकी भाभी और बहन आए दिन आती रहती थी। अब इतने लोगों के हाथ से रसोई होकर गुजरती थी कि सामान बचता ही नहीं था। एक बार रानी ने आभा जी से कहा, मम्मी जी अच्छा तो नहीं लगता, पर भाभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने ना जाने क्या क्या कहती रहती है कि आप उनका सामान हमारे घर ले आती हैं। आभा जी बोली, बहू दूसरों की बातों पर विश्वास मत करो। बड़ी बहू ने कभी तुम्हारे या मेरे सामने तो नहीं कहा ना, लेकिन कल रात जब उन्होंने अपने कानों से सब सुना तब उन्हें विश्वास हुआ और बस इसी कारण वो आज सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थी। जैसे तैसे पुष्पा ने खाना बनाया और संदीप भी घर वापस आ गया और आते ही बोला, फटाफट खाना ले आओ, बहुत जोर से भूख लग रही है, और बबलू को संभालो, मैं तो थक गया हूँ। पुष्पा बोली, अपनी माँ को भी बुला लो खाने के लिए, मदद तो नहीं ही की, कम से कम खाना तो खा ले ताकि मैं भी रसोई के काम से फ्री हो सकूं। जैसे ही संदीप जाने लगा तो आभा जी कमरे से निकल कर आई और बोली, बेटा संदीप, मैं सोनू के घर जा रही हूँ और वहीं खाना भी खा लूंगी। वैसे मैं सुबह ही चली जाती, लेकिन वो दोनों मंदिर गए थे, पर अब वो लोग आ चुके हैं और रानी बहू ने मेरे लिए खाना भी बना लिया है। और हाँ, कुछ दिन वहां रुककर मैं गांव रहने चली जाऊंगी। संदीप बोला, अचानक, पर मां यहाँ क्या समस्या है जो अचानक आपने गांव जाने का फैसला कर लिया? आभा जी बोली, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, पर बेटा अब बस, मैं चोरी का इल्जाम अब और नहीं ले सकती। अब तक मैं दूसरों से ये बात सुनती थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कल तो मैंने खुद बहू के मुंह से सुना है। संदीप ने पुष्पा की तरफ देखा तो पुष्पा बोली, मेरी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई है। आभा जी बोली, बहू मैं तुम्हें बता दूं कि भगवान की कृपा से सोनू के घर में कोई कमी नहीं है जो मैं यहाँ से मसाले, चीनी या कोई अन्य सामान चुरा कर उनके घर भेजूं। और वैसे भी तुमने मेरी बहुत सेवा कर ली, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। और बेटा, मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी पत्नी की सेवा अब और नहीं चाहिए। अपनी बात कहकर आभा जी वहां से चली गई। संदीप ने पुष्पा को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाया, अपनी सहेली और रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाती हो और मेरी माँ और भाई को चोर बनाती हो। चलो अभी चलकर उनसे माफी मांगो। पुष्पा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो रही थी। संदीप ने कहा, तुम माफी मांगती हो या तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कारस्तानी बताऊं? डर से पुष्पा ने ऊपरी मन से सबसे माफी मांग ली। सोनू ने कहा, भैया हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, पर भाभी के साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप कभी हमसे मिलना चाहें तो बेझिझक आ सकते हैं। वो दिन और आज का दिन आभा जी उसके बाद गांव में रहने लगी। बीच बीच में वो सोनू के घर रहने आ जाती थी, पर पुष्पा के घर उन्होंने फिर कभी कदम भी नहीं रखा। उनका कहना था, जहां सम्मान नहीं
वहां मां का स्थान नहीं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।